हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा वाटर क्राइसिस पे है, वो भी हिमाचल प्रदेश में। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि किस तरह से शिमला में 2018 की बात करें, 18-19 के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो कैपिटल है शिमला, वहाँ पे किस तरह का वाटर क्राइसिस था और एक तरह का ग्लोबल अटेंशन उसको मिला था। उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका में देखा, स्पेशली अगर हम बात करें केप टाउन वाले एरिया की, तो किस तरह का वाटर क्राइसिस था। लेकिन अब यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस बार की गर्मियों में हिमाचल प्रदेश में फिर से वही सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश इस बार की जो गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी यहाँ पे होने वाली है, एक्यूट वाटर स्कैर्सिटी। बहुत सारी वाटर स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है, जिसके तहत फ्री पानी लोगों को मिल रहा है। हो सकता है वो सारी स्कीम्स गवर्नमेंट को बंद करनी पड़े, और हिमाचल का आप कह सकते हैं कि इस बार का टफेस्ट टाइम हो सकता है, बहुत ही मुश्किल समय हो सकता है कि लोगों को पीने का पानी भी बहुत मुश्किल से नसीब होगा। ड्रिंकिंग वाटर की एक्यूट वाटर शॉर्टेज जो है वो आएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने मेंस के लिए डाला है, ये कॉन्टेक्स्ट है जिस पे हम आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वाटर क्राइसिस क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, मेंस के क्वेश्चन में मैंने आपके लिए डाला है कि हिमाचल प्रदेश बीइंग हिली स्टेट, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, मोस्टली फेसेस द वाटर क्राइसिस। अब पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि वाटर क्राइसिस यहाँ पे हो रहा है, लेकिन एक हिली स्टेट होने के बावजूद जहाँ से कुछ नदियाँ भी गुजरती हैं, फिर भी वहाँ पे वाटर क्राइसिस कैसे है, ये आपको आंसर लिखना है। आई होप ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो इसका आंसर बहुत इजीली लिख पाएंगे। तो चलिए रीजंस की बात करते हैं कि ये वाटर क्राइसिस क्यों है। पेरेनियल सोर्सेज होते हैं जो पूरे साल एक जैसे रहते हैं। पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर कि पूरे साल वहाँ पे पानी रहता है, जैसे कि सतलुज है, ब्यास रिवर है। अब इनके होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में क्राइसिस आ रहा है। अब रीज़न क्या है? एक रीज़न हिमाचल प्रदेश में इस बार वाटर क्राइसिस का है कि बहुत कम स्नोफॉल हुआ है और बारिश भी बहुत कम हुई है। इसको मिला जुला के हम प्रेसिपिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इस बार का प्रेसिपिटेशन हिमाचल प्रदेश में बहुत कम हुआ है, ये आपका एक रीज़न है। और देखिए, विंटर्स के बाद, सर्दियों के बाद मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर से पानी पिघल के आता है और जो स्नोफॉल वहाँ पे होता है, स्नो कवर जो रहता है, उससे ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज होता रहता है, राइट। और इसके बाद जैसे ये पानी पहाड़ियों से नीचे डाउन हिल आता है, जो नीचे वाले लैंड्स हैं वहाँ पे आता है, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। वाटर सोर्सेज हिली एरियाज में क्या क्या रहेंगे? आपके स्प्रिंग्स रहेंगे, वेल्स, बावरीज, लेक्स, रिवलेट्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ये सारे आपके वाटर रिसोर्सेज हैं। तो ये जो पानी है जो ग्लेशियर से मेल्ट होता है, स्नो कवर से पिघलता है, ये इन सब जगहों को रिचार्ज करता है, फिर से पानी से भर देता है। लेकिन इस बार का रीज़न क्या है कि स्नोफॉल ही कम हुई है और बारिश भी कम हुई है, तो ये सब वाटर रिसोर्सेज जो हैं, सोर्सेज जो हैं, वो रिचार्ज नहीं हो पाए। इस वजह से अभी तो गर्मियाँ शुरू ही हो रही हैं और वाटर सोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पे सूखा पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि स्नोफॉल की कमी रही है, प्रेसिपिटेशन की कमी रही है। अगर हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो स्टेट ने इस साल सिर्फ 59 मिलीमीटर्स प्रेसिपिटेशन जो है वो देखी है। इस बार विंटर्स में सिर्फ 59 मिलीमीटर्स प्रेसिपिटेशन हुई है, और ये डेट्स हैं आपकी 1 जनवरी टू 28 फरवरी, जो कि 69% कम है। जितना नॉर्मल वहाँ पे होती है प्रेसिपिटेशन हिमाचल प्रदेश में, उससे 69% कम प्रेसिपिटेशन इस बार हुई है। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार वाटर क्राइसिस हिमाचल प्रदेश को देखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा रीज़न क्या है? कहीं पे भी अगर वाटर क्राइसिस होता है तो ओवर द डिकेड्स हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि पॉपुलेशन, वैसे ये पॉइंट्स आप किसी भी जगह वाटर क्राइसिस में लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो पानी की डिमांड भी इंक्रीज होगी।
और उसके बाद लोग पानी के सोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी पानी की कमी होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग और ज़्यादा पाइप्ड वाटर सप्लाई पे डिपेंड कर रहे हैं, पाइप्ड वाटर सप्लाई की स्कीम्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज पे जैसे कि स्प्रिंग्स और बावरीज हो गए उतना डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो रेनफॉल पैटर्न को देखते हुए वो भी बहुत ज़्यादा इराटिक यानी इरेगुलर हो गया है। पहले होता था कि पता था कि किस समय से किस समय तक बहुत अच्छी रेनफॉल होगी, लेकिन अब वैसा भी नहीं हो रहा। रेनफॉल पैटर्न भी पूरी तरह से हिल चुका है। और ये जो ड्राई पीरियड्स हैं, यूजुअली क्या होता है कि जब कभी ड्राई पीरियड तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट वाटर स्टोर रहता है, हमारे ग्राउंड वाटर जो वाटर सोर्सेज हैं वो रिचार्ज रहते हैं कि हम ड्राई पीरियड्स में लोगों को पानी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से, एक तो स्नोफॉल कम हुई, रेन कम हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग पानी का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, रेनफॉल पैटर्न्स आपके हिल गए, इतने सारे रीजंस की वजह से ड्राई पीरियड्स में जो वाटर सोर्सेज हैं वो बहुत जल्दी सूख रहे हैं कुछ एरियाज में। और इन एरियाज में स्पेशली अगर हम बात करें शिवालिक हिल्स की, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इस एरिया की सॉइल की वो ऑलरेडी बहुत कम है। तो यहाँ पे शॉर्टेज तो और भी जल्दी पानी की हो जाती है। इसलिए बहुत सारे इस तरह के विलेजेस हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहाँ पे हफ्तों हफ्तों तक पानी नहीं आता। और अगर आप एरियाज़ देखेंगे डलहौजी जैसे, बनीखेत जैसे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज रहता है, नॉर्मल जब अच्छा पानी होना चाहिए नॉर्मल समय में भी यहाँ पे शॉर्टेज रहता है, ड्रॉट लाइक सूखे पड़ने जैसी कंडीशंस यहाँ पे ऑलरेडी रहती हैं और बहुत महीनों तक लोग यहाँ पे परेशान रहते हैं। तो इन सब का नुकसान क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान है वाटर शॉर्टेज का, एक तो चलो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट अरेंज करेगी, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं शॉर्टेज रहेगी पानी की। उसके बाद दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें क्या इम्प्लीकेशन रहेगा कि क्रॉप्स को बहुत नुकसान होगा, फॉडर अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने आपको शुरू में लेक्चर के बताया कि हिमाचल में 2018 में भी हमने देखा था बहुत ही कम स्नोफॉल हुई थी, फिर ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज हुआ था शिमला में, जिससे ग्लोबल मीडिया की अटेंशन शिमला को मिली थी, लेकिन फिर सिचुएशन बेहतर हो गई क्योंकि वाटर सप्लाई का सोर्स जो है गुम्मा स्ट्रीम जो है वहाँ से शिमला को प्रोवाइड किया गया 10 मिलियन लीटर्स डेली, तो सिटी फिर से सही हो गई। लेकिन इस बार कैसे इसको डील करेंगे? तो कुछ सल्यूशंस यहाँ पे सजेस्ट की हैं किसी भी वाटर क्राइसिस के लिए। कुछ तो गवर्नमेंट बेस्ड सल्यूशंस होती हैं, फिर आपके नेचर बेस्ड सल्यूशंस होती हैं। जैसे गवर्नमेंट सोच रही है कि हम हैंडपम्प्स और बोरवेल्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे इंस्टॉल करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स बनाएंगे पूरे स्टेट में, हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स रेन वाटर को स्टोर कर सकें इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे, वाटर टैंकर्स, जैसे कुछ विलेजेस हैं जो सिटीज़ के साथ एकदम कनेक्टेड नहीं हैं, वो विलेज टू विलेज कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पे वाटर टैंकर्स भिजवाए जाएंगे जब भी शॉर्टेज होगी। और इसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है, स्नो हार्वेस्टिंग भी, अगर अच्छे फंड्स रहेंगे और बहुत प्रॉब्लम होगी तो स्नो हार्वेस्टिंग भी शुरू कर सकते हैं, हायर रीचेस में, हायर ऑल्टीट्यूड पे स्नो को हार्वेस्ट करना भी शुरू किया जा सकता है। तो फिलहाल ये कुछ सॉल्यूशंस हैं वाटर क्राइसिस को लेके। जो क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा मेंस ओरिएंटेड, वहाँ पे आप जिस तरह से शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर उसके साथ साथ आप ये सॉल्यूशंस भी बताएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया में ही वाटर क्राइसिस का इशू चल रहा है, केप टाउन जैसा सिचुएशन रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कुछ 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो यूनिवर्सल हैं। वाटर क्राइसिस के ऐसे में आंसर में आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हमको वाटर सप्लाई एक्सपैंड करना है और स्टोरेज इंक्रीज करनी है। 2 ही तरीके से हम वाटर क्राइसिस से बच सकते हैं। इससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे, सिटीज़ हो गए या विलेजेस हो गए, जब वहाँ पे ड्राई टाइम चल रहा है तो हमारे पास इतना पानी ऑलरेडी स्टोरेज में हो कि हम लोगों को फीड कर पाएँ। उसके बाद जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट बेस्ड सोल्यूशन हो गए और कुछ हो गए आपके नेचर बेस्ड सोल्यूशन कि वाटर स्कैरसिटी को कैसे ठीक करना है, सप्लाई साइड मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है। तो हमको कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली एग्रीकल्चर सिस्टम्स लाने पड़ेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर में भी बहुत पानी हमारा वेस्ट होता है, जैसे कंजर्वेशन टिलेज, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल वर्क,
ये सब चीज़ों को हमको थोड़ा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा कि मिनिमम यहाँ पे पानी जो है वो यूज़ हो, और भी इन्वायरमेंट को बेनिफिट्स नेचर बेस्ड सोल्यूशंस के हमको मिलते हैं। अल्टीमेटली हमको एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो लाना होगा, जिससे लैंड कन्वर्जन पे का जो प्रेशर है वो कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए और वाटर रिक्वायरमेंट्स भी हमारी रिड्यूस हो जाएं। अब कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी एक सोल्यूशन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, फिर से नेचर बेस्ड सोल्यूशन है जो कि बहुत अच्छा नॉन पोर्टेबल यूजेस जो है इरिगेशन के वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये एक अलग नेचर बेस्ड सोल्यूशन है कि वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो पूरी स्टेट में किया जाए, उससे फ़ायदे भी होंगे, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, बायोडाइवर्सिटी भी आपकी प्रोटेक्ट होगी और क्लाइमेट रेजिलियंस भी आपका शुरू होगा। तो ये कुछ नेचर बेस्ड गवर्नमेंट के साथ साथ नेचर बेस्ड ऑप्शंस भी हैं, और हमें डेफिनेटली इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि फार्मर्स भी इरिगेशन वाटर को किस तरह से एफिशिएंटली यूज़ करना है उनको हम सिखा पाएँ, अवेयर कर पाएँ। वाटर रीयूज़ का ऑप्शन भी हमेशा हमारे पास होना चाहिए कि वाटर को ट्रीट करके हम फिर से रीयूज़ करें। अर्बन या रूरल एरियाज़ दोनों ही जगह में हार्वेस्टिंग पिट्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, जो कि हर बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड अगर बात करें वाटर क्राइसिस को लेकर, चाहे हिमाचल हो गया या कोई भी एरिया हो गया, तो घर से ही शुरू करना है, हाउस होल्ड लेवल से, फिर कम्युनिटी लेवल पे लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि पानी की कितनी शॉर्टेज हो सकती है, फिर इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल बॉडीज़। तो यानी हर इंडिविजुअल लेवल पे काम करना यहाँ पे ज़रूरी है अगर हम वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये एफर्ट्स गवर्नमेंट और एनजीओज दोनों मिलके कर सकते हैं। उसके बाद सस्टेन्ड मेजर्स शुड बी टेकन, अच्छे मेजर्स लेने पड़ेंगे सस्टेनेबल, ताकि हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकें, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट ना हो इसका भी ध्यान रखें, और ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया वेस्ट वाटर को ट्रीट करके रीयूज़ का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ये हमारे वॉच वर्ड्स रहने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर जनरेशन्स को इस तरह की पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, और स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। थैंक यू सो मच।